बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और आपने सर्दी को एंजॉय किया होगा, क्योंकि वीकेंड पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। चूँकि मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो उस दिन मैंने बहुत सारे काम प्लान किए होते हैं, लेकिन ये जो वेदर है ना और ये जो सर्दी है ये सारे प्लान्स को ख़राब कर देती है और आप बिल्कुल ही जो कह लेना कोई काम नहीं करते, काम चोर हो जाते हैं वीकेंड पे। ये मेरा ये अंदाज़ा है और अपने लिए ये राय है। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि वो काम करते हैं या काम चोरी करते हैं, लेकिन मैं ज़रूर काम चोरी करती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन पूरा वीक मेरा ना यही रूटीन रहती है सुबह उठने वाली। तो मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड मेरे लिए थोड़ा रिलैक्सिंग होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं जी, ऐसे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। काम भी करते हैं तो रेस्ट भी करना चाहिए, ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आज सुबह धूप है जी, लेकिन धूप के साथ साथ सर्दी भी है। ये मामला भी कुछ अजीबोगरीब सा है, क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश के बाद वेदर जो है वो खासा ठंडा हुआ था, लेकिन कल धूप निकली और उससे वेदर थोड़ा बेहतर कदरे कंट्रोल में था। लेकिन क्या आज सूरत हाल रहेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज ही जो पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ अहम खबरें हैं जिस पे आज हम बात भी करेंगे। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसका फ़ैसला आज है और 18 दिसंबर को फ़ैसला महफूज किया गया था। 2 बार मौखिर हुआ और एहतसाब अदालत जो है के जो जज हैं वो सुबह 11 बजे आज कहा जा रहा है कि सुनाएंगे, लेकिन अभी जो एग्जैक्टली टाइम होगा वो हमें कुछ ही देर में पता भी लग जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि नॉर्मली 11 बजे की अनाउंसमेंट के बाद 1-2 घंटे लिए जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी टाइम हो जाता है फिर। अच्छा जी, दूसरी जानिब जी पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है उनकी बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात भी हुई है। 31 जनवरी को डेडलाइन मुकर्रर की गई है मुज़ाकरात के हवाले से। मुलाकात में ये भी तय पाया है कि जो मुज़ाकरात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए जी हुकूमत को तीसरे मुज़ाकराती राउंड में 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन के लिए वर्किंग करना होगी। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी के जो रुकन हैं हामिद रज़ा खानज़ादा साहबजादा हामिद रज़ा साहब सॉरी, उनका ये कहना है कि जो कैदियों की रिहाई है वो हमारे मुतालबात का हिस्सा है। हुकूमत को अमली तौर पर जुडिशल कमीशन के हवाले से बात करना होगी। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकता। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब है उन्होंने भी कैदियों की रिहाई का जो मामला है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में उठाने की हिदायत भी की है। और साथ साथ हामिद रज़ा साहब ने यह भी कहा है कि जितनी लचक हम दिखा सकते थे हमने दिखाई, मुज़ाकरात आगे बढ़ाना अब हुकूमत के हाथ में है। और जब तीसरे राउंड में पेशरफ्त हुई अगर, तो उसका जो अगला लाहे-अमल है या जो स्ट्रैटेजी है वो इमरान खान साहब वाज़े करेंगे। दूसरी जानिब जी आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस के का जो फ़ैसला है वो भी मुतवक्के है, और केस का जो फ़ैसला है वो मुज़ाकरात पे किस हद तक असरअंदाज होगा इस पर भी हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्मिला, और आप भी खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आज 190 मिलियन पाउंड केस के खिलाफ जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस है उसके फैसला मुतवक्के है। 2 बार इसकी तारीख मौखिर हुई और आज एहतसाब अदालत ने 11 बजे का टाइम दिया है। जी देखें, गुजारिश ये है कि 2 दफ़ा तो ये मौखर हुई। 18 दिसंबर को वैसे ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही है कि ये फैसला सुना दिया जाएगा। और कल अगर आपको याद हो कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं इस हवाले से उन्होंने भी गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि उन्हें कवी उम्मीद है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए आज जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं उनको सज़ा हो जाएगी। दूसरी तरफ पीटीआई के जो लोग हैं या पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं वो भी इस फैसले को लेके कल से गुफ्तगू कर रहे हैं। बल्कि मेरे अपने प्रोग्राम में रात व्यू पॉइंट में सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे। वो उनका भी ये कहना था कि उन्हें पता है कि आज ये क्या फैसला आएगा। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में इस तरह से फैसलों से पहले ही ये बातें शुरू हो जाएं जबकि जी फैसला क्या आएगा और किस तरह से होगा,
तो ये एक तरह से अदलिया को दबाव में लाने की भी कोशिश होती है। देखें, पीटीआई की तरफ से अगर ये बातें की जा रही हैं तो उसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही, और वो ये कि अदालत पे ये दबाव डाला जाए कि जी आप हमारे खिलाफ अगर फैसला देंगे तो हम तो ये मानेंगे ही नहीं, और हमें तो पहले ही पता है कि आपने हमारे खिलाफ फैसला देना है। और हुकूमती हलकों की तरफ से ये बातें इसलिए की जाती हैं कि अदालत पे इस तरह का दबाव डाला जाए कि अदालत उस दबाव में आके फैसला जो है वो इस तरह का दे कि जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद अदलिया के लिए, ये मेरी राय में, ज़ाती राय में, ये इस तरह की बातें ठीक नहीं होती। अच्छा सर, आपने भी खुद भी कहा कि एक परसेप्शन बिल्ड किया जाता है, चाहे वो हुकूमत हो या अब इस वक्त मौजूदा तहरीक इंसाफ के हवाले से हम बात करें, क्योंकि ये केस तो इमरान खान साहब के खिलाफ ही है। लेकिन परसेप्शन में दोनों पार्टीज़ का रोल चले। अब असद कैसर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हम अगर फैसला हमारे हक में ना आया, खिलाफ आया, तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, तो ये तो पीटीआई की तरफ से भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, और हुकूमत जिस तरह से बयानात दे रही है तो वो तहरीक इंसाफ के लिए भी प्रॉब्लमैटिक इसलिए हो रहा है कि जी वो समझ रहे हैं कि शायद फैसला पहले से मालूम है, वो दबाव वाली सिचुएशन तो कोई कंसिडर कर नहीं रहा। देखिए, यही तो अलमिया है जो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बात की। बुनियादी तौर पे यही बात है और ये गलत रवैया है। आप देखिए, हर बंदे को इस बात का हक हासिल होता है कि जब फैसला आ जाए तो उस फैसले पे वो अपनी राय दे सकता है, लेकिन फैसला आने से पहले ही इस तरह की परसेप्शन क्रिएट करना या इस तरह के मामलात करना, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कानूनी तौर पे और इखलाकी तौर पे, दोनों तौर पे ये गलत है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुज़ाकरात अब जाहिर है 31 जनवरी की डेडलाइन दी है, मुलाकात पहले नहीं हो रही थी। बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर लोग इस बात पे एतराज़ भी कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, लेकिन अब मुलाकात हुई है, 31 जनवरी की डेडलाइन है, लेकिन आज ये फैसला है। आपको लगता है फैसले के असरात, मुज़ाकरा किसी भी सूरत फैसला आता है तो उसके मुज़ाकरात पे असरात होंगे? देखिए अरबला, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा महसूस होता है कि इस फैसले का मुज़ाकरात पे शायद कोई असर ना हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों फरीक जो हैं, हुकूमत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, उन दोनों को पता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामला हल हो गए। अगरचे सियासी बुनियादों पे वो मीडिया पे आके ऑन कैमरा जो मर्जी कहते रहे, लेकिन सच यही है कि किसी भी मामले में उस वक्त तक मामला हल नहीं होते जब तक टेबल पे बैठाया जाए। आप ये देखें कि अमलन 2 जनवरी से तकरीबन एक डेडलॉक जो है वो कायम हो चुका था और अमलन इस पे कोई बात नहीं हो रही थी, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। लेकिन कल अचानक से जिस तरह से ना सिर्फ मुज़ाकराती टीम जो है अपोजिशन की, उसको इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई, बल्कि वो मुलाकात भी उसी दिन हो भी गई। और कल जो मुलाकात में लोग शामिल थे उन सब का ये मानना था, वो चाहे साहिबजादा हामिद रजा साहब हों, वो इलामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, या जितने भी लोग पीटीआई के जिन्होंने आकर मीडिया पे बात भी की, वो सब इस बात पे मुत्तफिक थे कि जी जो वक्त दिया गया वो भी काफ़ी था। और ये कल मुलाकात जो है उसमें ये नहीं किया गया कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मुलाकात हो, बल्कि खुला वक्त दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात की गमाजी करते हैं कि हुकूमत और रियासती इदारे भी अब शायद ये चाहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात का ऊँट है ये किसी करवट बैठे। ठीक है, आपके मुताबिक हुकूमत और रियासती इदारे चाहते हैं कि मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट बैठे, लेकिन इमरान याकूब साहब, हम ऑन एंड ऑफ ये देखते हैं, चाहे वो हुकूमत है या हुकूमती वज़रा हैं, वो आकर मुज़ाकरात को लेके आगाज़ से ही कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं जिससे एक कह लें नॉन सीरियसनेस का भी एलिमेंट या आप एक इमेज या परसेप्शन गया है पब्लिक में कि शायद मुज़ाकरात सिर्फ नाम के मुज़ाकरात हैं और इसमें कोई भी दोनों पार्टीज़ या दोनों फरीकैन में से कोई इस तरह से सीरियस नहीं है। आपको लगता है कि ये परसेप्शन विद टाइम ठीक हो गया है कि ठीक है, मुलाकात की इजाज़त भी दे दी है, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, डेडलाइन भी दे दी गई है, और दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात हैं, आपको लगता है वो हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल हैं किसी सूरत? अरबला, अगर आप मुज़ाकरात की पूरी दुनिया में मुज़ाकरात की हिस्ट्री देखें ना,
तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि जहां भी दुनिया में मुज़ाकरात होती हैं तो दो तरह की चीजें चल रही होती हैं। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ उन मुज़ाकरात के हवाले से कंट्रोवर्सी जनरेट की जाती है। ये शायद एक स्ट्रेटजी होती है कि जानबूझ के दोनों फरीकों की तरफ से इन मुज़ाकरात को मुतनाज़ भी बनाया जाता है और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि दोनों फरीक एक दूसरे पे दबाव बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि दोनों फरीक ऑन कैमरा आप कह लें या आवाम की नज़रों में अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि जिससे ये तासुर मिले कि शायद दोनों फरीक जो हैं वो ठीक है। और हर फरीक की ये कोशिश होती है कि दूसरे को वो गलत या गैर जिम्मेदार साबित करे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ की थी, आज भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स मुझे ऐसा महसूस होता है कि पीटीआई के ये मुतालबात जो हैं जुडिशल कमीशन वाले ये तस्लीम कर दिए जाएंगे और जुडिशल कमीशन बन जाएगा। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि इमरान खान साहब अभी मुस्तकबिल करीब में आपको रिहा होते नजर आए। ठीक हो गया, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो फैसल वाडा साहब हैं, कल वो भी एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे और उन्होंने भी कुछ बातचीत की। उन्होंने कहा जी कि बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, चूँकि बहुत सारे सहाफ़ी ये कह रहे थे कि जी दो के मुज़ाकरात ये जो सामने हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर मामलात भी तय हो रहे हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब की बात को आपको लगता है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? देखिए, फैसल वाडा साहब जो हैं वो मौजूदा हालात के शेख रशीद हैं। जिस तरह से शेख रशीद साहब को आदत थी कि वो फुलझड़ियाँ छोड़ते थे, उसी तरह फैसल वाडा भी बेचारे वैसे तो इनरेलीवेंट हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो आके करते हैं ताकि मीडिया में भी रेलिवेंट रहे। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आप ये बता दें कि एक जो तासुर है जो फैसल वाडा साहब ने अपने बारे में इस वक्त कायम कर रखा है, या हमें मीडिया को ये तासुर वो देने में कामयाब हैं कि वो ताकतवर हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं और वो जो बातें करते हैं शायद वो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ होती हैं। लेकिन आप अगर ये देखें कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बैकडोर कुछ नहीं हो रहा, तो फिर फैसल वाडा साहब अगर यहाँ मौजूद होते तो मैं उनसे ज़रूर ये पूछता कि अगर बैकडोर कुछ नहीं हो रहा तो फिर अचानक से कल मुलाकात कैसे होगी। ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। बिल्कुल यही जो सवाल है जो शायद पूछने वाला है कि ठीक है, कभी हमें लगता है कि बैकडोर मामलात नहीं हो रहे और कब कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिससे एक परसेप्शन स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा जी, इमरान याकूब साहब, अब जो एक और हुकूमती मामला है, ये तो हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों के आपस के इख्तलाफात दो के बहुत पुराने हैं और वो जो लव हेट रिलेशनशिप है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। हम सब आप तो बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब जो हुकूमत के अंदर वो उनके इत्तेहादी भी हैं और सारी चीज़ें स्टेक होल्डर हैं अहम, ऐसे में उनका नाराज़ होना या तनकीद करना, आप समझते हैं कि हुकूमत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? देखें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ही इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इन दोनों के इत्तेहाद के साथ ही कायम है। लिहाजा ये कहना कि ये इनके आपसी इख्तलाफात जो हैं इस नहज तक पहुंच जाएंगे कि जिससे हुकूमत को खतरा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दोनों पार्टियां इसी तरह पे नौकरी करती आपको नजर आएंगी, लेकिन कंपनी की मशहूरी के लिए पीपल्स पार्टी इस तरह की बातें जो है वो हमेशा करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब कभी भी इलेक्शन हो तो इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना होता है। लिहाजा अपने अपने वोटर को मुतमिन करने के लिए, अपने अपने वोटर को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। और सबसे अहम जो बात है इस सारे मामले में वो ये है कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि मीठा मीठा हप हप करवा करवा थू, वो हुकूमत के मज़े भी लेना चाहते हैं, हुकूमत में शामिल भी रहना चाहते हैं, लेकिन
वो हुकूमत के मामलात का बोझ भी अपने सर पे नहीं लेना चाहते। तो ये हसन मुर्तज़ा साहब हों या दूसरे लोग पीपल्स पार्टी के, जब इस तरह की बातें करते हैं, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी भी, तो पीछे स्ट्रेटजी यही होती है कि जब इलेक्शन का मौका आए तो वो ये कह सके, वो ये मौक़िफ़ बना सके कि जनाब देखें, हम तो शुरू से कहते थे, हमें तो कॉर्नर किया गया, हमारी तो बात नहीं मानी गई, यानी ताकि सारा जो बार है, सारी जो जिम्मेदारी है वो मुस्लिम लीग नून पे के सर पे थोपी जा सके। लेकिन अर्मिला, अब 21वीं सदी में सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में ये इतना आसान काम नहीं रहा। आप अगर हुकूमत का हिस्सा हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी उतनी ही आएगी जितनी मुस्लिम लीग नून पे, यानी आप बरी उस जिम्मा किसी तौर पर नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच इमरान याकूब साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अभी हम कुछ दिन से इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन चूँकि लॉस एंजलिस में जो लगने वाली आग है, जो कि मंगल से शुरू हुई थी, तारीख की बदतरीन आग है जिसने शहर को शदीद मुतासर किया है, इस पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। 12,000 से ज़ायद मकान, इमारतें राख का ढेर बन चुकी हैं और 2 लाख से ज़ायद अफराद को नकल मकानी करना पड़ी है। इस आग ने ना सिर्फ ज़िंदगियों को मुतासर किया है, बल्कि 150 अरब डॉलर तक के जो माली नुकसान है उसका तखमीना भी लगाया गया है। जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये कैलिफोर्निया के अंदर एले जहाँ पर ये आग लगी है, और जिस हद तक ये आग अभी तक बेकाबू है, इर्द गिर्द को हॉलीवुड जो साइट है जहाँ पर बहुत सारे लोग, हॉलीवुड हिल्स जो कि बहुत मशहूर जगह है, वहाँ तक ये आग पहुँची है और मुतअद्दिद इलाकों में जी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इस तबाही का शिकार जो हॉलीवुड के मशहूर इलाके हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे जो बिलियनियर्स हैं उनको अपने मकानात खाली करने पड़े हैं, जिसमें कई हॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। हुक्काम और फायर फाइटर्स जो हैं, बड़ी तादाद जो है इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, जबकि मेक्सिको और कनाडा ने भी मदद फराहम करने की पेशकश की है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मरियम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। मरियम, ये जो क्लाइमेट चेंज आपकी और मेरी तो पता नहीं कितने अरसे से, कितने महीने और सालों से बात हो रही है इस चीज़ के ऊपर, और हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ इस तरह की प्रोडक्टिव डिस्कशन करें। ये जो जंगलात में आग है, इस फिनोमिना को थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए आप एक्सप्लेन भी करें, क्या हम इसको भी क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो जंगलों में आग लगती है कुछ तो इंसानी वजूहात की वजह से लगती है। बहरहाल क्लाइमेट चेंज भी एक अंडरलाइन कॉज तो उसके इंसान ही होते हैं, इंडस्ट्रीज और एमिशंस वगैरह, लेकिन कुछ आपकी डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि ये भी जो आग है, इसके जो कुछ इलाकों में जो आग लगी है वो इस वजह से लगी है क्योंकि ये जो कैलिफोर्निया का इलाका है, जो ख़ासतौर पर सदर्न कैलिफोर्निया का इलाका है, वहाँ पर जो है वो पिछले 1 डेकेड से आप देखें तो ड्राउट्स बहुत ज़्यादा थे, खुश्कसाली बहुत ज़्यादा थी। लेकिन 2022 से 23 के दरमियान जो है वो काफ़ी बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से वेजिटेशन जो है वो वहाँ पर काफ़ी उगी थी। लेकिन उसके बाद फिर से 1 साल का ड्राउट आ गया था, जिसकी वजह से ये परफेक्ट ऐसी कंडीशन थी कि आग ज़रा सी जब स्टार्ट हुई लाइटिंग की वजह से, जो कि कॉज बताई है अथॉरिटीज़ ने, जो अभी तक लगी हुई है कुछ इलाकों में, तो उसके बाद जो है वो जो बुशेस थी ड्राई थी, वो ऑफ कोर्स वो परफेक्ट कंडीशन थी उनके लिए कि आग जो है वो बहुत जल्दी फैलती गई। और कुछ कॉजेस उसकी ऑफ कोर्स ये भी हैं कि जिन इलाकों में क्लाइमेट चेंज और ड्राउट्स रीजंस बताई जाती हैं, वहाँ पर जो उनकी पावर लाइंस थी बहुत ह्यूज, वो भी जहाँ से आग इनिशिएट हुई उसके करीब थी, तो बहुत तेज़ी से फिर आपको जो उसकी डिस्ट्रक्शन है, जो जैसा कि आप सेगमेंट के स्टार्ट में बता रही थी, तो फैलने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई है। एक तरह का आप कहें कि मल्टीफोल्ड जो है वो उसका स्पीड होगी उसकी वजह से। ठीक हो गया। अच्छा मरियम, अब जाहिर है ये सिर्फ एक जंगल में आग नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम को डैमेज करने वाला
एक मामला है। इससे सिर्फ लोग तो मुतासिर हुए हैं, ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई हैं, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। और जाहिर है एक जंगल कोई दिनों में तो बनता नहीं है, ज़ाहिर है उसमें उसको पता नहीं कितनी सदियां लगती हैं इस तरह से डेवलप होने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं जब इस तरह की आग हम देखते हैं? इवन हमने यहाँ पर जो LA की आग से पहले भी देखा है कि जिस तरह से 2022 और 23 के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पे आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि आग लगती है तो उसकी वजह से मज़ीद आपकी इंटेंस सिचुएशन क्लाइमेट चेंज में भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो हमारे जंगलात हैं उसमें दुनिया के किसी भी इलाके में आप देखें तो पर्टिकुलर जो है वो आपके फ्लोरा एंड फौना होता है, यानी कि चरिंद परिंद दरख्त इस तरह की सारी मखलूक़ात जो है वो वहाँ पर रह रही होती है, तो आपको एक पूरा इकोसिस्टम चला रही होती हैं। तो जब आग लगती है, मिसाल के तौर पर बहुत साल पहले जब 2019-20 के स्टार्ट की बात करें तो अमेज़न फॉरेस्ट में भी इसी तरह लगी थी, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर्स भी थी, आप कैलिफोर्निया में तो लगती ही रहती हैं, छोटी छोटी होती हैं, कनाडा में थी इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो आपका एक तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आपका बढ़ता जाता है, दूसरा जो आपका एक दूसरे के ऊपर जो स्पीशीज़ डिपेंड कर रही होती है कि इकोसिस्टम होता है, मैं व्यूअर्स की वजह से बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रही, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको पुट अप करूं तो एक फूड वेब होता है या एक चेन होती है, एक पूरा इकोसिस्टम होता है जो एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। चरिंद परिंद हयातियात जो डिफरेंट होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, चाहे उसमें पौधे भी होते हैं। तो वो एक तरह से जब डिस्टर्ब हो तो फिर आपका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। इवेंचुअली ऑफ कोर्स आपके ह्यूमन भी इम्पैक्ट होते हैं, आपकी अदर लाइवलीहुड्स जो होती हैं वो भी इम्पैक्ट होती हैं। तो इम्पैक्ट जो है वो बहुत बहुत सीवियर किस्म का होता है और हो भी रहा है। आप पूरी दुनिया में देखें कि आपकी हीट वेव्स जो है वो इसकी वजह से बढ़ रही हैं, गर्मियों की वजह से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ड्राई कंडीशंस की वजह से फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं, लेकिन उसकी वजह से भी फिर गर्मी पड़ती है। बैक एंड फोर्थ आप कहें कि एक तरह से एक सर्कल एक बन जाता है नुकसानात का। तो टेम्परेचर आपके बढ़ने के ख़तरात होते हैं। इसके अलावा आपकी जो वहाँ पे लाइवलीहुड होती है जो आपकी इकोनॉमी के साथ डिपेंडेंट होती है, फिर आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, वो आपकी इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा जो ट्रेड वगैरह, फॉर एग्जांपल अमेज़न या इस जैसे जो बहुत बड़े जंगलात हैं जहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स या इस तरह की चीज़ें ली जाती हैं, वो आपके नुकसानात होते हैं। आपकी हेल्थ केयर सेक्टर आपका इम्पैक्ट होता है, आपकी इकोनॉमी तो तबाह होती ही होती है। फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी के इशूज़ आपके जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज या ये जो फॉरेस्ट फायर्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होती हैं, ये क्रॉस सेक्टोरल इशू जो है वो बन जाती होती हैं और उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात आपको हर ममालिक को इसको देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी लॉस एंजल्स या सदर्न कैलिफोर्निया के बाकी इलाकों में हम देखते आ रहे हैं कि इनका जो है वो मोर देन 800 बिलियन का नुकसान सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का हुआ है। तो इसके अलावा जो आपका नुकसान है जो आने वाले दिनों में, जिसको लॉस एंड डैमेज कहते हैं, जो अपेरेंटली आपको फ़ौरन से नज़र उस तरह से नहीं आता कि आपका इम्पैक्ट क्या करेगा, वो आने वाले दिनों में अथॉरिटीज़ मज़ीद है वो इन्फॉर्म जैसे ही करेंगी तो वो भी न्यूज़ में आ जाएगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद थी जी, माहिर माहौलियात, और उनके मुताबिक ये फॉर द टाइमिंग आग तो जो नुकसान पहुंचा रही है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो लोगों की ज़िंदगियों पर, एक पूरे इकोसिस्टम पे होगा। और ये सब कहीं ना कहीं जो अंडरलाइन कॉज है इट्स क्लाइमेट चेंज, जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेरी गुड मॉर्निंग, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाजरीन, बागबानी एक बहुत उम्दा मशगला है जो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बहुत अच्छा रखता है। अगर आप अपने घर के सहन में कुछ सब्जियां और फल उगा लेते हैं तो आप इनमें बिज़ी हो जाते हैं और इनकी देखभाल करते हैं। एक ऐसे देखभाल की जाती है जैसे आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर घर में उगाई गई सब्जियां और फलों का इस्तेमाल किया जाए तो उनका जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि तकरीबन बहुत सारे ममालिक में 50% से ज़ायद जो हामला ख़वातीन होती हैं
उनमें खून की कमी होती है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप घर के फल और सब्जियां खाएंगे तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी ख़वातीन से मिलवाने जा रही हूँ जो कि अपने घर में सब्जियां भी उगाती हैं। उन्होंने अपने घर में फ्रूट्स के जो पौधे हैं वो भी लगाए हुए हैं, दरख्त उगाए हुए हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे उनको ख्याल आया और कैसे उनकी हिफाजत की जाती है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनको बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिन्होंने अपने घर में मुख्तलिफ़ फ्रूट्स उगा रखे हैं, उनके दरख्त मौजूद हैं। सब्ज़ियों की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ हैं। क्योंकि अगर हम आज के टाइम की बात कर लेते हैं तो हमें केमिकल वाले फ्रूट्स भी मिल रहे हैं और उसके अलावा सब्ज़ियाँ भी हमें मिल रही हैं। कोई फ़्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स हमें दस्तयाब नहीं है मार्केट्स में। लेकिन अभी इरम साहिबा ने अपने घर में ही तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उगा रखी हैं। इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे शौक़ पैदा हुआ। ये बताइएगा कैसे शौक़ पैदा हुआ? सारा कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग एक एग्रीकल्चर फैमिली से, हमारे गांव से चीज़ें आया करती थी, तो बाय द टाइम वहाँ पे भी अब ऐसा हो गया कि वो हमें नहीं मिल रहे थे। तो हमने सोचा, और मेरी मदर इन लॉ खुद भी घर में पौधे इसी तरह गार्डनिंग किया करती थी, तो मैंने उसी को लेके आगे चली हूँ। तो हमें बड़े अच्छे बीज गवर्नमेंट सप्लाई से मिल जाते हैं और वो बीज हम सीजनली यूज़ करते हैं, सर्दियों के भी गर्मियों के भी। और सर्दियों में तो खैर बहुत मज़ा रहता है, इनकी इतनी ज़्यादा हिफाजत नहीं होती। आप एक छोटे से बर्तन में अपने घर की वेस्ट डालते रहें और उसको आप फैला दें, आपके पास ऑर्गेनिक खाद बन जाती है। हम दूसरी खाद भी यूज़ नहीं करते। दूसरा एक और बात कि लाहौर के आसपास जितना सब्ज़ी आती है वो रावी के पानी से आती है और वो गंदा पानी होता है। तो हम जब घर में उगाते हैं तो ये तो साफ़ पानी की होती है, तो इससे भी एक फ़र्क पड़ता है आपकी सेहत में भी, घर में उसकी खुशबू। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब हम पालक और मूली का साग ही बनाते हैं तो उसका इतना जायका होता है कि हर कोई पूछता है कि इसमें क्या आपने पाए डाले हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ डाली है जो इतना स्वाद दे रही है। तो अगर आपके घर में लीमू भी लगे हों, जैसा कि मैंने अपने घर में लीमू भी लगे हैं और सिट्रस मेरे घर में बहुत है, तो उसका ये मुझे फ़ायदा हुआ कि वो एक गम नहीं डालता और वो 1 साल के बाद 1.5 साल में फ्रूट देना शुरू कर देता है और उसका फ्रूट चलता भी 8-10 साल तक। ये बताइएगा, खुद सारी देखभाल करती हैं अपने पौधों की? जी बिल्कुल, मेरे साथ हेल्पर होता है, लेकिन मैं खुद भी करती हूँ। जब तक हम खुद नहीं देखेंगे तो वो चीज़ें वैसे डेवलप नहीं होती, तो इसलिए खुद भी जाके देखना पड़ता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि लेमन भी लगे हुए हैं, तो ये लेमन का पौधा कितनी देर में ग्रो कर जाता है? ये देखो 2.5-3 साल में इस पर फूल और उसके बाद आते हैं और ये पूरा सीज़न फ्रूट देता है। अच्छा, लेमन का देखो, हम इसको घर में यूज़ करते हैं, अचार डालते हैं, लोगों को गिफ्ट करते हैं। और लेमन जो है ये पॉजिटिविटी का आंसर है। जितने भी सिट्रस है, अगर आप अपने घर में लॉन्च में थोड़े से लेमन एक बॉल में डाल के रखते हैं तो उससे घर में पॉजिटिविटी रहती है। जो लोग लड़ते झगड़ते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। ये वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है, आप परेशान हैं, तो आप अपने ग्राउंड में जाके बैठे हैं, जो आपका बागीचा है वहाँ जाके बैठे और माइंड फ्रेश हो जाता है। एग्जैक्टली, ये तो 100% बात है। जब हम मिट्टी से, हम नेचर के साथ जुड़ते हैं तो फिर नेचर हमारी हेल्प करती है, डेवलप करती है, हमारे ब्रेन को बूस्टर मिलता है। सुबह जैसे वॉक करने पे क्यों मिलता है कि ग्रीनरी में हम फिरते हैं, तो ग्रीनरी में हम हाथ डालते हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं। हम मिट्टी के साथ जब बात करते हैं तो वो हमें आंसर देते हैं, ये पौधे हमसे बातें करते हैं। जब आप अपने पौधों के साथ प्यार करते हैं, एक दिन पानी ना दें तो देखिए वो कैसे आपको बुलाएंगे खुद से कि आओ हमें पानी दो, हमसे बात करो। तो ये तो बातें करते हैं हमारे साथ। अभी कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं? हमने देखा कि पीछे पान का भी पत्ते लगे हुए हैं तो पान का कैसे शौक़ पैदा हो गया? बाकी तमाम चीज़ें घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि आप क्या ये सारा दिन करती रहती हैं यहाँ पे? नहीं, ये पान जो है ये मेरी फ्रेंड कराची से उठा के लाई थी, बड़े शौक से उसने किया, उसे डेवलप किया। इरम आपा, एक मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि जब आपने कुछ लेना होता है, सब्ज़ी लेनी होती है, फ्रूट्स लेने होते हैं, तो आपको घर में किसी ना किसी के मिन्नत समाज करनी होती है कि आप बाहर जाएं, हमें सामान ला दें। समटाइम आप नहीं बाहर निकल सकते होते हैं तो किसी ना किसी का वेट करना पड़ता है, भाई का, अपने शौहर का। तो ये भी हमारे लिए एक दूसरी सेफ साइड पे फ़ायदा ही है। एग्जैक्टली, जिस तरह से बहुत छोटी चीज़ है, गार्लिक, अनियंस, इनके जो ऊपर लीव्स आते हैं वो हम यूज़ करते हैं।
देखो ये चाइनीज़ में हमें अनियन के लीव्स चाहिए होते हैं, इसी तरह गार्लिक की स्ट्रिंग चाहिए होती हैं, और इसी तरह पुदीना धनिया, ये जब घर में ही होगा तो मेन सब्ज़ी एक हफ्ते की तो ला के रख सकते हैं, लेकिन ये वाली आपको फ्रेश घर से मिल सकती है। और आप ग्रोइंग बैग से लेके अपने घर के छोटे से टेरेस में कहीं भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अब लोग ये उगाने शुरू करें अपनी ड्राइव थ्रू में, बाहर भी और सड़कों पे भी, ताकि ये फ्रूट्स हमें घर के पास से मिलना शुरू। बिल्कुल जी, घर में चीज़ें उगाने से आपका ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि आपके पैसे भी बच जाते हैं और साथ ही साथ आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। आप सोशल मीडिया से हट के, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है कि आप ये तमाम जो एक्टिविटी है इसको करें ताकि आप फ्रेश भी रह सकें और इसके साथ साथ आपके पैसे और वक्त की भी बचत हो जाए। लाहौर की जो फ़ज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुकी है और स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक होने की वजह से जो हमारा माहौल है वो भी आलूदा हो रहा है, हमारी गाड़ियों की मेंटेनेंस टाइम पे नहीं होती है। और अगर हम माहौल को देखकर अपने घरों को तामीर करें और अपने घरों में अगर छोटा सा एक बागीचा बना लें तो शायद बहुत अच्छा होगा। और उस बागीचे में अगर हम सब्ज़ियां और फ्रूट्स उगा लें तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो अभी मैं एक ऐसी ख़ातून के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने अपने घर में ही सब्ज़ियां उगा रखी हैं और एक छोटी सी बिल्कुल जगह है ये जहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ जो सब्ज़ियां हैं वो उगाई हुई हैं। तो मेरे साथ अभी ज़रीना साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे ख्याल आया, कितनी हिफाजत करती हैं। ज़रीना आपका बहुत शुक्रिया। हमें ये बताइएगा कि इतनी सी जगह है और बहुत खूबसूरती के साथ आपने इसको सजाया हुआ है, पौधे लगाए हुए हैं, फिर सब्ज़ियाँ उगाई हुई हैं, कैसे ख्याल आया? देखिए जी, ये एक तो ये शौक़ की बात होती है, दूसरी बात ये कि थोड़ी सी अब हमें अवेयरनेस करनी चाहिए लेडीज़ को कि जैसे आलूदगी बहुत बढ़ गई है तो हमें प्लांट्स की बेइंतहा ज़रूरत है लाहौर में स्पेशली। तो इस इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए और घर की ज़रूरत के लिए भी मैंने अपनी छोटी सी, ये मेरी कोई ज़्यादा नहीं है, 3 फुट बाई 8-9 फुट की जगह है जिसमें मैंने सब्जियां अपनी ज़रूरत की लगा रखी हैं। ये देखिए इतनी अच्छी पालक है और कितनी फ्रेश है। ये पालक के अलावा और क्या लगाया? ये धनिया है। पालक इसलिए कम लग रही है कि ये मैंने अभी कल परसों हार्वेस्ट करके तो पूरा एक अपना सालन बनाया है। ये मेरे टमाटर लगे हुए हैं, ये तकरीबन मैंने 10 प्लांट लगाए हुए हैं टमाटरों के, ये अगर आप दिखा सकें। और गाजर है मेरे पास, मूली है, मेथी है और बैंगन है। पालक आपको तोड़ के दिखाते हैं जी कि ये देखें, ये धनिया है, फ्रेश धनिया, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर हम पालक तोड़ते हैं क्योंकि पालक बता रही हैं कि पालक कुछ दिन पहले इन्होंने भी तोड़ी है, कल तोड़ी है। तो ये पालक के पत्ते हैं जी, ये पालक के पत्ते हैं। और उसके साथ साथ हमें टमाटर के जो पौधे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। कैसे इनकी हिफाजत करती हैं? खुद सारा देखभाल करती हैं? जी, माली भी आता है और मैं ख़ुद भी देखभाल करती हूँ। कोई इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको अभी एक दिखाती हूँ पैकेट जो महकमा ज़राअत में से हमें 150 रुपए का, पहले 100 का था, अब 150 का मिला इस सीज़न में। तो उसमें 10 तरह की सब्जियों के बीज होते हैं और इसको आप सर्दियों में सर्दियों की सब्जियों के लिए और गर्मियों में गर्मियों की सब्जियों के लिए, इसमें 10 तरह की सब्जियों के बीज इस तरह से वो पैक होते हैं। और हर सब्ज़ी के ऊपर ये देखें, ये गाजर के बीज हैं तो गाजर मेंशन हुआ है ऊपर। इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स इसके अंदर से निकलते हैं। ये बताइएगा धनिया कितनी देर में उग जाता है और इसकी कितनी हिफाजत करनी पड़ती है? कोई ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल है 1 माह में इतना हो गया। और पालक तो आपका पूरा सीज़न चलती है, धनिया भी पूरा सीज़न चलता है, हरी मिर्च पूरी सीज़न चलती है, बैंगन पूरा सीज़न चलते हैं। और ये आप गमलों में भी उगा सकते हैं।
और मेरा दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ हमें ना रिटर्न टू मदर नेचर का हिसाब है। एक जो फ्रूट वाला या सब्ज़ी वाला क्रेट है ना, आप उसमें भी सब्ज़ी मिट्टी डाल के उसको तैयार करके उसके नीचे कोई बोरी वगैरह रख के तो उसको तैयार करके आप उसमें भी लगा देंगे तो उसमें भी वो उगाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़मीन में ही उगाना है, आप सिर्फ मिट्टी लेके उस बीज लगाएं और फिर बीज लगाने के बाद आपका जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। हाँ जी, और ये घर की सब्ज़ी एक तो ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई खादें नहीं है, इसमें जो किचन का वेस्ट होता है ना उसको हम एज अ खाद इस्तेमाल करते हैं। प्याज़ों का छिलका, सब्जियों के छिलके, आप इनकी खाद बना लें। ये मैंने ना जी ये देखिए अच्छा जी, लगा हुआ लहसुन। ओ अच्छा, लहसुन भी लगा हुआ है। लहसुन लगा हुआ ये वाला आगे जी, ये लहसुन है। ये लहसुन, और इसकी जो ग्रीन चीव्स है ना, इसको चीव्स ग्रीन जो इसकी पत्ते हैं ये वाले, ये ऑमलेट में, दाल में, सब्जी में बहुत जायका देते हैं। ये जो पूरी लाइन आपको ऐसे लग रहा है घास है, ये घास नहीं है, ये लहसुन लगा हुआ है। और ओके, मतलब आपके पास हमें कोई भी सब्जी बाजार से ना मिलती हो तो हम आपके पास आएँ और आपसे सब्जी ले लें। मोस्ट वेलकम। अच्छा ज़रीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह छोटी सी जगह पे इन्होंने इतनी ज़्यादा सब्जियां जो हैं वो उगा रखी हैं। इससे ना सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि आपका वक्त भी बचता है और साथ साथ माहौल भी जो है वो तरोताज़ा हो जाता है, फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है। आज हमने दिखा दिया कि आपने घर में सब्जियां कैसे उगानी हैं, फल कैसे उगाने हैं, दरख्त कैसे फलों के लगाने हैं। हमें फ़िलहाल इजाज़त दें, हम दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। मैं पहले देखी फिर मैंने देखी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपकी मुलाकात हम आज एक बहुत ज़बरदस्त और टैलेंटेड जो कह लें लोगों से करवाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है हैंड पेंटेड चीज़ें या हैंड क्राफ्टेड चीज़ों का रुझान पूरी दुनिया में और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और जब बात कपड़ों की आती है, डिज़ाइनिंग की आती है, तो हैंड पेंटेड चीज़ें जो होती हैं वो ख़वातीन के लिए बड़ी अट्रैक्टिव भी होती हैं, उनके लिए अट्रैक्शन का बाइस भी होती है। उसके साथ साथ आपकी जो शख्सियत है उसको भी बड़ा मुनफरद बनाती है। आज हमारे साथ जी एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद है जो कि बहुत ज़बरदस्त हैंड पेंटेड कपड़े हों, काम हो, उनके अपने ब्रांड को चलाती भी हैं, उसके हवाले से काम भी करी हैं। बायवर इनके ब्रांड का नाम है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और इसके साथ साथ जी हमारे साथ इस वक्त रबाब बलीग मौजूद हैं जो कि CEO भी हैं, लीड आर्टिस्ट भी हैं इस ब्रांड की। उसके साथ साथ उनकी साहबजादी हैं यामिना रहमान जो कि इनकी डिजिटल मार्केटिंग हेड हैं, डिजिटल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ये हैंडल करती हैं। हम आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रबाब साहिबा, सबसे पहले तो आगाज़ हम आपसे करते हैं। सिंस यू आर द CEO ऑफ दिस ब्रांड, आप अपने ब्रांड के हवाले से बताएं कब आपने इसका आगाज़ किया, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, और कपड़ों को और हैंड पेंटेड कपड़ों को इंट्रोड्यूस करवाने का। एक्चुअली मैं समझती हूँ कि अल्लाह के ऊपर सबसे पहला मेरा यकीन, और व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और जब मैंने सोचा इसके बारे में, ऑफ कोर्स मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ और जिस जगह पे हूँ, तो जब अगर मेरा स्ट्रगलिंग जर्नी को आप देखना चाहेंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। जब मेरी शादी हुई तो मैं पढ़ रही थी और फाइन आर्ट्स में मैंने मास्टर्स किया, पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 में शादी हो गई। ओके। और जब शादी हुई तो ऑफ कोर्स जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, और बीइंग एन आर्टिस्ट मैं बहुत सारे काम करती थी, साथ साथ मैंने स्टिल लाइफ बहुत की, मैंने लैंडस्केप मेरा फेवरेट था, और बहुत सारे कामों के साथ आपको पता है आर्टिस्ट कभी सुकून से बैठता नहीं है। तो बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ और ऑफ कोर्स घर की जिम्मेदारियों के साथ थोड़ा सा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और ऑफ कोर्स
कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने घर को लेके साथ चल सकूं। ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे हमेशा से ये रहा, जब हम ऑफ कोर्स जब आर्टिस्ट थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती थी कि आप आर्ट का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। जिस तरह से कि हमेशा से ही एक ब्रेन वेव होती थी कि आप यू कैंट चूज़ इट एज अ प्रोफेशन, कैरियर ऑफ कोर्स। करियर। तो वो चीज़ भी ऑफ कोर्स एक चैलेंजिंग थी। फिर घर का बीइंग अ हाउसवाइफ और बच्चों के साथ तो मैं ऐसी चीज़ें साथ लेके चलना चाहती थी जिसमें कि मेरे बच्चे भी सफ़र ना करें और मेरा ऑफ कोर्स एक कैरियर भी बन जाए। तो एक और चीज़ मैंने जो ज़्यादा मुझे नज़र आई वो ये कि मेरे अराउंड वेयरिंग आर्ट नहीं था, वेरेबल आर्ट नहीं नज़र आया मुझे। इसलिए फिर मैंने इसके बारे में सोचा और फिर ऑफ कोर्स बहुत टेक्निक से करते करते तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता चला गया और मैं इसकी तरफ आती चली गई। और फाइनली आई टुक सिल्क पेंटिंग एज माई मीडियम। और उसमें ये कि मुझे जो इसकी सबसे अच्छी बात जो लगती थी कि इसके जो कलर्स हैं, ऑफ कोर्स ये जो स्टैंड के ऊपर आपका कलर्स नज़र भी आ रहे हैं, ये आपके कपड़े के साथ मर्ज अप हो जाते हैं। और ये फ्लोई और ऑफ कोर्स ये ड्यूरेबल है एंड वॉशिंग वेयर है, आप हाथ से धो सकते हैं। और इसके ऊपर फ्लेक्स नहीं आएंगे। इवन ये टाइमलेस क्रिएशन है कि जो आप अपनी जनरेशन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक जो पीस है ऑफ कोर्स बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से बनाया गया है, जाहिर है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हमारा क्लाइंट्स का वो है, बैकअप है हमारी कि हम उसी पे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स आर्ट जब तक कोई रिकग्नाइज नहीं करे आप नहीं चल सकते। और आपको मजा भी नहीं आता है गेस आपके काम को जब तक कोई अप्रिशिएट ना करे, यू डोंट एंजॉय इट अनटिल और अनलेस कि आप बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन। अच्छा यामिना, ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग is the future and it's the present right now। हमें वो चीज़ अब समझ आ गई है कि ऑनलाइन मार्केटिंग होनी चाहिए, आपका ब्रांड एस्टैब्लिश ही मार्केटिंग से होता है। सो एज अ मार्केटिंग हेड व्हाट डू यू फील कि हमें कितनी आपको इसमें हेल्प मिली? जाहिर है कि एक काम हो रहा है उसको रजिस्टर कराना लोगों को। बिल्कुल, नहीं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ही ये है बिकॉज मैं ग्रोइंग अप आई ऑलवेज सॉ मामा के वो स्ट्रगल करी थी इस चीज़ में, लेकिन उनका फोकस शुरू में भी यही था ज़्यादा कि एग्जिबिशंस के थ्रू वो क्लाइंट्स को करें। लेकिन मैं साथ बिज़नेस भी पढ़ रही थी, तो मैंने यही नोटिस किया कि हमारा फोकस इस पर नहीं होता था कि ऑडियंस कौन है। और एग्जिबिशंस पे हम लोग बहुत, हमारा था कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग्जिबिशंस करें, और लेकिन मुझे उसमें नज़र आता था कि लोग उस तरह से सेल्स नहीं होती थी। मामा डिसहार्ट भी होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर मैंने स्लोली रियलाइज़ किया कि हम ऑडियंस नहीं देख रहे, हमारी टारगेट मार्केट है कौन। तो फिर उनसे डिस्कस किया, फिर मुझे थोड़ी बहुत समझ आई कि हमारे क्लाइंट्स का पर्सोना क्या है। तो उससे मैं समझ आई कि नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी आवर कस्टमर एंड दैट्स ओके। हमें बहुत एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट करना है और वही ही अप्रिशिएट करेंगे इसको, क्योंकि हर कोई नहीं वो करता। तो उसके बाद हमने टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद हमने मार्केट में एड्स रन किए सोशल मीडिया के थ्रू, और 2018 में हमने ऑफिशियली स्टार्ट किया। उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लवली। तो आपकी जो क्लाइंट जो है क्लाइंट वो ओवरसीज़ है, लोकल है, किस तरह के लोग हैं जो इस तरह के कपड़े पसंद करते हैं जो हैंड पेंटेड या हैंड क्राफ्टेड होते हैं? बिल्कुल, एक सर्टन क्लास के लोग हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं आर्ट को, और जो कि देर विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन इट एज़ वेल, क्योंकि हमारा काम क्वालिटी वाइज बहुत टॉप नॉच है। कलर्स हमारे सारे इंपोर्टेड होते हैं, कपड़ा हम फैब्रिक यूज़ करते हैं, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जाहिर है रवाब साहिबा, कलर्स और ये जो हैंड पेंटेड चीज़ें होती हैं दे आर वेरी डेलिकेट। आप इस बात को मेक श्योर कैसे करती हैं कि वॉशेबल है, इनके कलर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जब आप उसको फैब्रिक के ऊपर कर रहे हैं तो उसका प्रिंट एंड उसकी एवरीथिंग, यू नो, उसकी हर छोटी चीज़, बिकॉज ऑब्वियसली इफ समवन इज़ इन्वेस्टिंग मनी ऑन सच पीसेस तो ज़ाहिर है उनको मेक श्योर करना कि उनको वो क्वालिटी मिल रही है। और आपने अभी खुद भी कहा कि ये वो पीसेस हैं जो जनरेशन को आप पास ऑन कर सकते हैं। जी, एक्चुअली कलर्स हमारे जो हैं हम उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मटेरियल्स हमारे प्योर मटेरियल्स होते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें हमारे क्लाइंट्स को होता है कि इट्स क्वाइट लिटिल एक्सपेंसिव। लेकिन जिन लोगों को प्योर मटेरियल्स का पता है और जिनको कलर्स का और आर्ट वर्क का पता है, ऑफ कोर्स उनको हमारा काम बहुत नॉमिनल और रीज़नेबल लगता है, क्योंकि वो लोग हिले हुए हैं ज़्यादा जो बाहर से भी ख़रीद रहे होते हैं चीज़ें, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे
अब जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हम खुद भी पहनते हैं, और दूसरा ये कि कलर्स हमारे ज़्यादातर अमेरिका से आ रहे हैं, लेड्स पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो हमारी इंग्लैंड से आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है, लोग कर नहीं सकते। मैं यूट्यूब चैनल भी हम रन कर रहे हैं, हम लोग पिंटरेस्ट पे भी दे रहे हैं, हमारा एट्सी पर भी पेज है। उसमें बेसिकली हम सिखाते हैं कि जो यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ की डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे कि हम नाम नहीं ले सकते ब्रांड्स का, ब्रांड्स पाकिस्तान में भी काम ऐसे कलर्स और लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसमें फिर ये करते हैं, सपोज़ कुछ शेड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते बाहर भी, तो वो लेके उनको यूज़ करके एक दफ़ा उनको वॉश करके आयरन करके फिक्स करते हैं, और फिर हम देखते हैं उसको कि उसका कलर तो नहीं फेड आउट हो रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम इसको पेंट करते हैं, वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं, और ये फ्लोई होते हैं और वॉशेबल होते हैं। इनके कलर्स जो आप यहाँ पे लोकल भी जो लेंगे ना, उसमें भी आपने देखना है कि इवन जो बिगिनर्स हैं, मैं उनको बताती हूँ, सिखाती हूँ, वर्कशॉप्स में हम ले रहे हैं, तो हम उन्हें लोकल बेस्ड कलर्स ही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्या वो ताकि हर कोई इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, क्योंकि ये टेक्निक बहुत डिफरेंट और रेयर है, और लोगों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता। लोग एक्रिलिक्स और आपके एम्बॉस कलर्स और फैब्रिक पेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल फैब्रिक्स पे कर रहे हैं। ये वाहिद टेक्निक है जो कि आप इवन बेडशीट्स पे भी कर सकते हैं, इवन हम पश्मीना शॉल्स पे भी कर रहे हैं। तो ये इतनी मज़े की टेक्निक है, आप इसको हाथ लगा के अगर देखें क्लोजली तो इसका फॉल और इसका जो कलर्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत फ्लोई और सॉफ्ट है। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों के पास वर्कर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो ये काम कर रहे हैं, यामिना आपसे मैं पूछती हूँ, आप बताएं, आप ख़वातीन हैं ज़्यादातर, किस तरह की आपने वर्क फोर्स रखी हुई है अपने पास? आपको इस पे नजर आ रहा होगा, इवन मैंने भी ड्रेस ये हमने हैंड पेंटेड ही पहने हुए। ये आपने अपने बिल्कुल। तो इस पे आपको जो सीक्वेंस एम्बेलिशमेंट्स नजर आ रही है, ये हम इन्हीं वर्कर्स से करवाते हैं जो कि डिजर्विंग ख़वातीन होती हैं अपने घरों में, जो चाहती हैं कि वो घर पे अपने बच्चों के पास रहें। तो वो उनसे ये अपने घर बैठे वो काम करते हैं, और उनसे बहुत अच्छा उनका घर चल रहा है, और अब ये है कि उनके बच्चे इसी वजह से स्कूल भी जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम डिज़र्विंग लोगों को अपॉर्चुनिटी दें और उनको हेल्प आउट करें, और हमारे साथ अच्छी खासी एक बड़ी टीम है, और लीड आर्टिस्ट जो मैं खुद हूँ, मेरे साथ और वर्कर्स हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन सुपरविजन मेरी होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक फैक्ट्री मेड चीज़ तो है नहीं कि हम लगा रहे हैं, और जैसे कि हमारी ब्रांड्स और हर तरफ एक ही सूट आपको बहुत सारे लोग पहने हुए नजर आ जाएंगे, तो हमारा ऐसा नहीं होता। मेरा जिंदगी का दुख है कि एक ब्रांड से आप एक सूट अगले दिन पूरे, मतलब मैं तो लाहौर की बात करूँगी, आधे लाहौर ने वही, जहाँ आपकी मार्केट में ज़्यादा पहने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। आप हमारे पास आए, हम आपको फुली सेटिस्फाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल ये अच्छा, आप लोगों ने आपने ये जो शॉल ली हुई है, ये भी हैंड पेंटेड? जी, ये एंटायरली हैंड पेंटेड, लवली। और ये बेसिकली मुगल आर्ट पर है ये शॉल, और ये सूट के साथ हमने इसको अलग से, हाँ जी, जैसे आप यू कैन जस्ट लेट अस यू नो सी सम क्लोथ्स, अगर आप थोड़ा सा दिखा दें इस कैमरे में भी तो अच्छा होगा कि हमारे देखने वालों को आइडिया। इसको आप हैंगर से बिल्कुल ऐसे निकाल लें स्टैंड से, और ये कैमरा इधर है, इस तरफ इस कैमरा में दिखाएं, ये देखें। और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। सो ये ग्रिप सिल्क शर्ट है, और ये रेडी टू वेयर है, सीक्वेंस एम्बेलिशमेंट्स भी हैं इसके ऊपर, और you can see the detail on the back, on the neck. कलर पैलेट कैसा है रबाब साहिबा आपके जो कपड़े हैं? कलर पैलेट हमारा वैसे ना, हम लोग अपने ब्राइट कलर्स की वजह से रिकग्नाइज होते हैं, क्योंकि अब लोग हमारे पास ऐसा है कि हमारी ज़्यादा आवाम ब्राउन्स और बेज पे ज़्यादा पसंद करती है, तो हमारे जो कलर्स हैं वो इतने ब्राइट होते हैं कि लोगों को, हम दूर से इवन हमारे कपड़े टेलर की शॉप पे भी पड़े होंगे तो लोग, हमारे क्लाइंट्स पहचान लेते हैं कि ये बाइबर का काम है। और हम लोग डल कलर्स, मेरी ऑफ कोर्स नेचर में ही डल कलर्स नहीं है, आई डोंट नो, मेरी ब्राउन से मैं कहती होती हूँ आमतौर पे कि मेरी दोस्ती नहीं है, मेरी बहुत लड़ाई है। वेरी इन नाउ, राइट? हां, अब तो लोग बहुत प्रेफर करते हैं। इन है, लेकिन पता नहीं मेरी दोस्ती, बीइंग एन आर्टिस्ट, जिंदगी में होनी चाहिए रबाब साहिबा, कलर्स होने चाहिए जिंदगी में।
तो मुझे वो सब हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बाइवर के पीछे, नाम के पीछे बताइए इसका क्या? ये हमारे फैमिली इनिशियल्स हैं बेसिकली, पूरी फैमिली मेंबर्स के। ओ लवली। तो उससे हमारा ये बाइवर है। और मैं जो लीड आर्टिस्ट हूँ, मैं सबसे आखिर में, रुबाब एंड में आता है। अच्छा, ठीक है। BYWAR। Oh, lovely। और यामिना नंबर 2 पर है और मैं लास्ट में हूँ। जबरदस्त। नहीं, आपका सारों का मिलके जो ज़ाहिर जी, कंट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स ये एक टीम वर्क होता है। और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने। और कोरोना में तो बल्कि ये एक बात बड़ी मज़े की है कि कोरोना में मेरे बच्चे, क्योंकि ऑर्डर्स बंद हो गए थे, आपको पता है बिजनेसेस बिल्कुल डाउन हो गए थे, कोई कंपनीज बंद हो गई थी। और आप यकीन करें कि जस्ट टू किल द टाइम मैं अपने बच्चों को साथ लगाती थी। इवन मेरी छोटी बेटी जो उस वक्त मेरा ख्याल है 4-5 क्लास में थी, और वो भी हम सब पेंट कर रहे होते थे। और हमारा इतना मजे का टाइम वो गुजरा। नाइस एक्टिविटी टू डू। इट्स फन। ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो हमें शेफ भी ज्वाइन करेंगी और कुछ और बातें भी करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमारे साथ बाइवर की दोनों आर्टिस्ट और एक डिजिटल मार्केटिंग हेड हैं और आर्टिस्ट मौजूद हैं, रुबाब साहिबा। इन द एंड हम इनसे ज़रा कुछ इनके पेज, इंस्टाग्राम हैंडल्स के हवाले से जानेंगे और कुछ भी ये कहना चाहें अपने ब्रांड को लेके। जी रुबाब साहिबा। मैं ये कहूँगी कि हमारे पास आएँ, ऑफ कोर्स कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, हम साड़ीज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 2 पीसेस भी हैं, सिंगल पीसेस भी हैं। इवन लोग अपना मटीरियल भी दे के हमें जस्ट टू कट द कॉस्ट ना, तो वो भी कर रहे हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो लोग अगर इसको अफोर्ड नहीं करते तो एटलीस्ट टैलेंट जो है वो बिगिनर्स जो हैं वो अपना टैलेंट लेकर आएँ और ऑफ कोर्स इसको एज अ प्रोफेशन अपनाएं। और बेसिकली हमारा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था इसको सिखाने का। और इसके अलावा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है और हमारी वर्कशॉप्स पे लोग वही होता है कि अभी हम इस्लामाबाद में कर चुके हैं, दुबई एक एग्जीबिशंस भी ऑफ कोर्स साइड बाय साइड चल रही हैं हमारी। और इसके लिए सबसे पहले ये जो वर्कशॉप्स अभी हम लाहौर भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वो जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाता है हम बीच में प्लान करते हैं ये चीज़ें, तो ऑफ कोर्स अगर हम फॉलो करें तो उन्हें न्यूज़ सब थ्रू आवर पेज मिलती रहेंगी। ज़बरदस्त। एंड टेल अस अबाउट योर इंस्टाग्राम हैंडल। बिल्कुल, इंस्टाग्राम हैंडल हमारा है बाइवर डिज़ाइंस। बाइवर इज़ BYWAR DESIGNS। और फेसबुक पे भी बाइवर के नाम से ही है। और इसके अलावा यूट्यूब। और आई वुड लाइक टू ऑल्सो ऐड कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं जल्द ही, तो डू फॉलो अस टू गेट इन टच। लवली, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। यामिना आपका भी, रुबाब साहिबा आपका भी। जनाब, कपड़े हैं हैंडमेड, जो इनके हैंड क्राफ्टेड पीसेस हैं, आप इनके पेज को विजिट करें, आपको इनका काम बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। कलर्स बड़े अच्छे हैं जी, ये कलर्स आर रियली नाइस। और इसके साथ साथ अब हमारे किचन में सारा अकमल आ चुकी हैं और सारा ने हमारी बात करने में खाना भी बना लिया है और आज उनका मेन्यू भी रेडी है। सारा क्या है आज? है सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और मैंने आज बटर चिकन की रेसिपी तैयार हो रही है और साथ पराठे। तो बटर चिकन की हमें रेसिपी बता दें। जी जी ज़रूर ज़रूर। बटर चिकन में आपने ऐसे ही करना है कि सबसे पहले चिकन को क्यूब कट्स में काट लें, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी मैरिनेशंस देते हैं, इसमें योगर्ट, लेमन जूस और तमाम जो हमारे स्पाइस हैं, ब्लैक पेपर, रेड चिली, टर्मरिक एंड रोस्टेड ज़ीरा, धनिया, ये सब मैरिनेशन दे के आप इसको हाफ एन आवर के लिए रख दें। ठीक है। क्योंकि ये बटर चिकन है तो फिर इसकी हम सबसे पहले ग्रेवी तैयार करेंगे। ठीक है। जो हम टमाटो की प्यूरी भी ले सकते हैं, टमाटो का पेस्ट भी ले सकते हैं। सबसे पहले फाइन चॉप अनियन डालेंगे बटर में, ये बटर में ही है तैयारी। ठीक है, सही है। इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ बटर ले रहे हैं। ओके। और उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फाइन चॉप जो अनियन थी मैंने उसको सौते किया, फिर जिंजर गार्लिक डाला। ओके, ठीक है। फाइन चॉप। उसके बाद हमने अपना जो ये सौते किया हुआ जो चिकन था, ये नहीं कि आपने फ़ौरन मैरिनेशन वाला चिकन नहीं डाल देना, उसे थोड़ा सा बटर में पकाइएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें अपने सारे ये स्पाइस डालेंगे और ये देखें अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स, धनिया, यस, ओके, लव, हरी मिर्चें, वाह वाह वाह, और ये देखें लेमन जूस। अच्छा, इससे जो
धनिया और मिर्चे डालने से जो शक्ल और हांडी में खुशबू आती है ना, इट्स अमेजिंग। बहुत और अब आपने इस पे शेडेड जिंजर डालना है, हाँ। जो सबसे ज़बरदस्त इस पे ये क्या आप ऐड कर रही हैं? जिंजर। जिंजर ऐड किया है। Yes. अच्छा, वैसे नॉर्मली ये क्या ये इंडियन डिश है बटर चिकन? यस, दिस इज अ इंडियन कुजीन। हाँ, तो वो तो फीकी होती है सारा। मगर नहीं, हमको क्या, आपको हम पता इसमें है मसाले, पाकिस्तान हाँ, हम तो चाइनीज को भी ऐसा मसालेदार जला बनाते देते हैं हैं। कि जी। चाइनीज भी परेशान हो जाते हैं कि हमने उनके चाइनीज भी खाने के साथ परेशान क्या हो किया जाते है। हैं। जी, ठीक तो हो इससे गया। ये भी है कि अभी हमारा ये 5 to 6 मिनट इंशाल्लाह कुक होगा। ठीक है, तो उतनी देर में ये बोनलेस हमारे चिकन लिया है सारा? boneless बोनलेस चिकन लिया। ओके, हमने इसके क्यूब्स लिए और साथ आपने पराठा भी बनाया। हाँ जी, ये इसकी मैंने डो बनाई है पराठे की। ओके, ये मैदे से बनाते हैं और इसमें हम थोड़ी सी सूजी डालते हैं, शुगर ऐड करते हैं, एग ऐड करते हैं और फिर ये डो बनाते हैं। ये बटर चिकन का स्पेसिफिक ये वाले पराठे Yes, चलते हैं। ये भी। ओके, अच्छा, ये आम पराठा नहीं है, मुझे लगा हम गंदम की रोटी का आटा। नो नो नो, अब ये आप जब इंशाल्लाह टेस्ट कीजिएगा तो आपको पराठे का एक अलग मज़ा आएगा। मुझसे पूछ रहे, मैं पराठा बना सकती हूँ, आप मुझे चैलेंज ना करें वरना मैं किचन में चली जाऊंगी। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने क्यूरियोसिटी का इज़हार किया कि आपको आता है पराठा? जी मुझे आता है। देखिए, मेरी शक्ल देख के नहीं लगता मुझे खाना बनाना आता होगा, पर मुझे आता है, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ चिकन को कढ़ाई कट में लिया जाता है। जी, वो कढ़ाई ही कट के हम लिए इसमें चिकन कढ़ाई बनता कट है। क्यों नहीं इस्तेमाल करें? इसमें हम कढ़ाई कट इसलिए नहीं इस्तेमाल करें कि ये हम बटर चिकन बना रहे हैं और बटर चिकन में बोनलेस ही सबसे बेस्ट रहता है। और अगर आप पाकिस्तानी कुजीन में चिकन कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो वो आप इजीली कढ़ाई कट लें। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। चलें जी, सारा के पराठे बन रहे हैं, हमने ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगी और कुछ सिंगिंग भी हम सुनेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।